हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं और जो अब तक आपने फार्मूला पढ़ा है उन सारे फार्मूले को अपने प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। आज यह क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का लास्ट क्लास होगा, यहीं पर इस टॉपिक को डिस्पैच कर देंगे और अगली क्लास से न्यू टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए इससे एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग वर्कआउट करते हैं और इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो इफ द नंबर ऑफ sides of two regular polygons having the same perimeter b n and 2n respectively, then their areas are in the ratio मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ लिखने जा रहा हूँ, cos of pi by n is to 1 plus cos of pi by n. Second option is 2 cos of pi by n is to 1 plus cos of pi by n. Third option is cos of 2 pi by n is to 1 plus cos of pi by n. And last option is cos of pi by n is to 1 plus cos of 2 pi by n. ये चार ऑप्शंस दिए गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स, कि भाई दो रेगुलर पॉलीगन्स की बात की गई है और जिसके नंबर ऑफ साइड्स दिए गए हैं n and 2n। लेकिन जो रेगुलर पॉलीगन दिया गया है उसके साइड लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों रेगुलर पॉलीगन के साइड लेंथ को सपोज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन पार्ट लिखने जा रहे हैं। तो लेट साइड लेंथ ऑफ फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन, वो तो अंडरस्टूड फैक्ट है कि भाई रेगुलर पॉलीगन है ही, तो फर्स्ट पॉलीगन का साइड लेंथ ए सपोज मैंने कर लिया, एंड साइड लेंथ ऑफ सेकेंड रेगुलर पॉलीगन दैट इज इक्वल टू बी, यह हमने सपोज कर लिया। पहले रेगुलर पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं n हैं, तो भाई यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई हैविंग द सेम पेरीमीटर। तो एज पर द क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट पॉलीगन का जो पेरीमीटर होगा, n नंबर ऑफ साइड्स हैं, प्रत्येक साइड का लेंथ a है, तो भाई इसका पेरीमीटर जो होगा na के बराबर होगा ना। दूसरा जो रेगुलर पॉलीगन है उसके साइड लेंथ को हमने b सपोज किया है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 2n है, तो इसका पेरीमीटर 2nb के बराबर होगा ना। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a और b में रिलेशन आ जाएगा कि भाई a इक्वल्स टू 2b होगा, तभी जा कर के ये दोनों रेगुलर पॉलीगन जिसका कि नंबर ऑफ साइड्स n और 2n था, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। अब जो है सो इसके एरिया की बात करनी है, इसके एरियाज़ का रेशियो निकालना है। तो देखिए, आपको मैंने बताया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में कि भाई एरिया जो पॉलीगन का था, अगर उसको a से डिनोट करते हैं तो वो था na² डिवाइडेड बाई 4 इंटू कॉट ऑफ पाई बाई n। ये चीज़ आपको मैंने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, जहाँ पर n नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन थे रेगुलर पॉलीगन, और a जो था साइड लेंथ ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। तो चलिए यहाँ पर, तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि भाई लेट a1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ
एरिया ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ये अंडरस्टूड फैक्ट है। तो देखिए तो ये क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स n थे तो n, इसका साइड लेंथ a था तो डेट इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इनटू कॉट ऑफ पाई बाई n, ये लिखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग A2 सपोज करते हैं एरिया ऑफ सेकेंड पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन, तो डेट इज इक्वल टू, तो देखिए जो सेकेंड रेगुलर पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ साइड्स 2n है तो इस n के जगह पर 2n आ जाएगा, तो यहाँ पर n के जगह पर 2n लिख दिया है ना। a के जगह पर b लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका साइड लेंथ b सपोज किए हैं, और डिवाइडेड बाई 4 इनटू कॉट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2n। तो a1 और a2 निकाल चुके हैं हम लोग। अब इसके रेशियो को हमें फाइंड आउट करना था, तो इस रेशियो को अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो चलिए, तो a1 अपॉन a2 अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो a1 की वैल्यू ये है, तो ये हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर na स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इनटू कॉट ऑफ पाई बाई n, it will be 2nb square divided by 4 into cot of pi divided by 2n। यहाँ आप देख रहे होंगे n by 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यह रिलेशन आपको मालूम है a इक्वल्स टू 2b, तो इस a के जगह पर हम लोग 2b यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यह 4b स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ पाई बाई n होल डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2n। यहाँ से b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो जो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट यहाँ पर आया 2 इंटू कॉट ऑफ पाई बाई n होल डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2n, यह रिजल्ट आपके पास आया। अब इससे आगे हम लोग मूव करते हैं, तो इस पार्ट को अरेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब इसे फर्दर ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग फर्दर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज a1 बाई a2 दैट इज इक्वल टू, तो यह 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई n डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई n, लिख दिया इस कॉट पाई बाई n को, और इस कॉट पाई बाई 2n को हमने लिख दिया कॉस ऑफ पाई बाई 2n और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई 2n लिख सकते हैं। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई n डिवाइडेड बाई, यहाँ पर साइन थीटा सब मल्टीपल एंगल में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2n इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2n इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2n और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई 2n, ये लिख लिया। साइन पाई बाई 2n से साइन पाई बाई 2n कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। अब देखिए तो ये कितने के बराबर हो गया, 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई n डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2n। देखिए तो इसे फर्दर हम लोग ये लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, तो चलिए इधर लिख देते हैं, इस पार्ट को रब करते हैं और उसका फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ लिखा जा सकता है दिस इम्प्लाइज a1 बाई a2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई n होल डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई n। देखेंगे कि भाई इस तरीके का ऑप्शन यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग ऑप्शन हुआ, हाँ सेकेंड ऑप्शन यह ट्रू ऑप्शन होगा, यह भी रॉन्ग हुआ, यह भी रॉन्ग हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप बनाएंगे एक फार्मूला का अप्रोच आपके पास है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको इस तरीके का क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म से मिलता रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई थ्री सर्कल्स whose radii are A, B, C touch each other externally and the tangents at their points of contact meet in a point then the distance of this point from either of their contacts is, मैं फर्स्ट ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर हाफ. सेकेंड ऑप्शन बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर हाफ. थर्ड ऑप्शन ए बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी होल रेज टू द पावर हाफ. एंड लास्ट ऑप्शन नन. तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक रफ स्केच हम लोग तैयार करेंगे. यहाँ पर 3 सर्कल्स की बात की गई है और तीनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. तो देखिए, तो इसका एक रफ स्केच हम लोग तैयार करें. यह फर्स्ट सर्कल हुआ, यह सेकेंड सर्कल हुआ और यह थर्ड सर्कल हुआ. तीनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है. इस फर्स्ट सर्कल का सेंटर सपोज कर लेते हैं ए है, इसका सेंटर बी है और इसका सेंटर सी है. ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट को हम लोग कुछ पी कह लेते हैं, इसे हम लोग कुछ क्यू कह लेते हैं और इसे हम लोग कुछ आर कह लेते हैं. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कहता है इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया और टेंजेंट सारे एक पॉइंट पर मीट करते हैं. इसका मतलब यह हो गया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया. सॉरी, डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया. हाँ, अब सही हुआ. यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो इस तरीके से पास करेगा, लाइक दिस. और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, वो इस तरीके से पास करेगा. ठीक है, यह टेंजेंट लाइन हुआ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इस पॉइंट को हम लोग आई कह लेते हैं. तो देखिए जरा सा, ए से बी को ज्वाइन करेंगे तो डैट विल डेफिनेटली पास थ्रू आर. यह एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा. ठीक उसी तरीके से बी पी सी और ए क्यू सी, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, हो चुका. यह जो रेडियस दिया हुआ है फर्स्ट सर्कल का, दैट इज ए, स्मॉल ए, इसका स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये दिया हुआ है. ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा. इसका मतलब कि भाई आई आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी, आई पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड आई क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी. ये परपेंडिकुलर होगा. इसका मतलब कि आई जो होगा इस ट्रायंगल का इन सेंटर होगा. तो 10 आई विल बी द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. इसका इन सेंटर यह होगा.
तो आई पी आई क्यू आई आर होगा क्या, डैट विल बी द इन रेडियस, आई पी इक्वल्स टू आई क्यू इक्वल्स टू आई आर, या इन रेडियस होगा जिसको कि हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते थे। अब देखिए यहाँ से ये तीनों लेंथ जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, तो यही तो निकालना था कि भाई इस पॉइंट का डिस्टेंस प्रत्येक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, माने क्यू आई पी आई आर आई निकाला जाना था, जो कि स्मॉल आर है। स्मॉल आर की वैल्यू ए बी सी के टर्म में निकाली जानी है। तो चलिए यहाँ से आर कितने के बराबर होता है, तो ये डेल्टा अपॉन एस के बराबर होता है। हमने प्रीवियस क्लास में इस फॉर्मूले को डिराइव भी किया था, जहाँ पर डेल्टा इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एस इज़ द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो चलिए इसी फार्मूला में हमने पुट करना है, तो इसके रिगार्डिंग डेल्टा निकालते हैं, एस निकालते हैं। तो भाई सबसे पहले इसका पेरीमीटर हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए तो बी सी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, बी प्लस सी के बराबर हो, चूँकि ये पार्ट बी है ये पार्ट सी है। ठीक उसी तरीके से ए सी अगर हम लोग निकालते हैं तो यह सी प्लस ए होगा, और ए बी कितने के बराबर होगा, तो यह ए प्लस बी के बराबर होगा। तो भाई अगर हम लोग 2s को पेरीमीटर बोलते हैं तो 2s कितने के बराबर होगा, तो यह बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी के बराबर होगा। अर्थात इन सारे को ऐड कीजिएगा तो यह इतने के बराबर होगा 2 होल इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है कि भाई s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो चलिए सेमी पेरीमीटर निकल चुका, अर्थात इस s की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से चलें, जो कि फर्दर हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसके बाद का एवेल्यूएशन यहाँ पर हम लोग करते हैं। डेल्टा आप जानते हैं कि यह इतने के बराबर होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट। तो यहाँ से हम लोग अगर r निकालते हैं तो देखिए तो r इज़ इक्वल टू, तो यह डेल्टा अपॉन एस, तो डेल्टा की वैल्यू तो इतनी है ही, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई एस। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह इतने के बराबर आएगा, तो यह लिखा जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस, ये होगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, या बी सी है या ए सी है, तो यहाँ पर ए तो बी सी के बराबर है, तो इसको एक काम करते हैं ना, इसे ए डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसे बी डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसे सी डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ भी नोटेशन दे देंगे, इसे ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश। तो इस बी सी को हम लोग ए डैश कह लेते हैं, इस ए सी को हम लोग बी डैश कह लेते हैं, और इस ए बी को हम लोग सी डैश कह लेते हैं, है ना, सी हमने कह लिया। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा एस माइनस ए डैश, तो एस तो इतना ही है, ए प्लस बी प्लस सी, ए डैश की वैल्यू बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह ए आएगा। ठीक उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह बी आएगा। एस माइनस सी डैश, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी एंड इट विल बी सी, और एस की वैल्यू है क्या, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी। तो देखेंगे कि भाई इस तरीके का ऑप्शन प्रेजेंट है या नहीं, इसी को तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होल रेज टू द पावर हाफ। देखेंगे ये ऑप्शन प्रेजेंट है भी या नहीं है, तो यस ये ऑप्शन प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे होंगे कि भाई प्रॉब्लम बनाना काफ़ी आसान है। एक आपके पास ज्योमेट्री का एक अच्छा विज़न होना चाहिए, फार्मूला का एक अच्छा बैकअप होना चाहिए, और फार्मूला अप्लाई करने का आपके पास एक करेज होना चाहिए। इतना चीज़ अगर आपके पास है तो आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा। अब चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, सोचने का तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को आप सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। और जब कभी भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस समय इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करेंगे। धीरे धीरे
आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। द टू एडजेसेंट sides of a cyclic quadrilateral have length 2 and 5 and the angle between them is 60 degree. If the area of the cyclic quadrilateral be 4√3, then the length of remaining sides of this quadrilateral will be fill in the blanks. तो सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया। यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। इसके दो एडजेसेंट साइड्स का लेंथ दिया हुआ था, तो ये मान लेते हैं 2 है, यह 5 है, और दोनों के बीच का एंगल भी दिया हुआ था, दैट इज 60 डिग्री। ठीक, ए से सी को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं। जरा देखिए, अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ से AC निकालना तो कोसाइन रूल को अप्लाई करके AC निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो कोसाइन रूल अप्लाई कीजिएगा तो cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 लिखा जाएगा ना। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है 25 प्लस 4 दैट इज 29 माइनस AC स्क्वायर अपॉन it will be 20. It means 29 minus AC square that is equal to 10. तो यहाँ से अगर आप AC फाइंड आउट करते हैं तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 19। तो AC को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इसको इस साइड को का लेंथ C से डिनोट कर लेते हैं, इस साइड के साइड लेंथ को हम लोग D से डिनोट कर लेते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यह एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री गिवन है, तो यह एंगल जो होगा दैट इज़ 120 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी तो इस ट्रायंगल में हम लोगों ने कोसाइन रूल अप्लाई किया था, अब इस ट्रायंगल में अगर कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं तो देखिए, तो ये लिखा जाएगा cos ऑफ 120 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू, ये लिखा जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2CD, ये लिखा जाएगा। cos 120 डिग्री की वैल्यू दैट इज माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और AC स्क्वायर की वैल्यू 19 होगी और डिवाइडेड बाई 2CD। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से चलेंगे तो माइनस CD इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 19। इसको प्रजेंटली हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्दर अगर इसमें कुछ और वैल्यू पुट करने की आवश्यकता होगी पुट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर दो अननोन है हमारे पास C और D। जब तक दो रिलेशन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक इस दोनों की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए, अब तक तो हम लोग एंगल को यूज़ किया था। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है कि एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी 4√3। तो देखिए, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू, तो ये लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ACD, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया गिवन है, दैट इज 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, हाफ इंटू 2 इंटू 5 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, अब प्लस इसका एरिया तो अभी फाइंड आउट किया ही जाना चाहिए, चलिए इसे भी लिख देते हैं, तो हाफ CD साइन ऑफ 120 डिग्री लिखा जाएगा। यहाँ से चले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा 4√3, दैट इज इक्वल टू साइन 60 √3/2, तो ये आ जाएगा 5√3/2 प्लस 1/sin 120, तो ये लिखा जाएगा √3/2 लिख दिया। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू पुट कर दिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दिए, तो √3 आउट थ्रू आउट कॉमन हो चुका, तो √3 और √3 थ्रू आउट हम लोग कैंसिल, इधर से कॉमन लिया इसको कैंसिल किया, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू 5/2 प्लस CD/4। अब इसको हम लोग फर्दर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ से इसे लिख सकते हैं CD/4 इक्वल्स टू 4 - 5/2, इट विल बी 3/2। यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो CD इक्वल्स टू 6। तो एक रिलेशन मेरा यहाँ निकला C और D में, दूसरा रिलेशन यहाँ निकला, तो भाई C और D दो वैल्यूज़, दोनों की वैल्यू निकाली जानी थी, दो रिलेशन मिल चुका है, अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को अब इरेज करते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने बताया है वो तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। तो देखिए तो CD = 6 यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं C² प्लस D² -19 -6, तो यह लिखा जाएगा C² प्लस D² -13, दैट इज इक्वल टू 0। सिंस CD equals to 6, that is CD equals to 6, so from this fact we can write D is equal to 6/C। तो D की वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ से चलें, इसको लिख सकते हैं C² प्लस 6/C होल रेज़ टू द पावर 2 -13, दैट इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर लिख सकते हैं C रेज़ टू द पावर 4 -13C² प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर लेंगे तो इसको लिखा जा सकता है C रेज़ टू द पावर 4 -9C² -4C² प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर हम लोग लिख सकते हैं C² -9 इंटू C² -4, दैट इज इक्वल टू 0। तो इधर C इक्वल्स टू 3 और C इक्वल्स टू 2। C की वैल्यू या तो 3 होगी या तो 2 होगी, दोनों एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अब D फाइंड आउट करते हैं। ये रिलेशन आपके पास प्रेजेंट है ही, तो इस पार्ट को अब हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं, बीच वाले पार्ट को। तो यहाँ से जो पॉसिबल ग्रुप है वो हम लोग यहाँ पर तैयार करेंगे कि भाई व्हेन C equals to 3 then D equals to 6/C, that is equal to 6/3, that is 2। तो यहाँ से एक जो पेयर आया दैट इज़ 3, 2, यही इंटरचेंज कर गया ना, यहाँ देख लीजिए। व्हेन C equals to 2 then D is equal to 6/C, that is equal to 6/2 and it will be 3, है ना। तो C और D की वैल्यू जो होगी या तो 3, 2 हो या 2, 3 हो, दोनों इंटरचेंज करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन देखने में बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी इजी ढंग से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज करते हैं और हम लोग एक न्यू क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जितना भी परफॉर्मा सारा वर्किंग आप देख रहे होंगे कि भाई बड़ा पीसफुली आपने इन सारे वर्किंग को करना है।
अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC are in AP and the greatest angle exceeds the least angle by 90 degree, then the ratio of its sides will be the first option, square root of 7 plus 1 is to square root of 7 is to square root of 7 minus 1. The second option, 1 is to square root of 7 is to square root of 7 minus 1. Third option, square root of 7 plus 1. 7 is to square root of 7 minus 1. And last option, none. देखिए कह रहा है कि भाई ट्रायंगल ABC के साइड्स AP में है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि भाई ABC AP में है। सपोज क्या करना है, ये तो गिवन ही है, ABC AP में। यहाँ पर अब सपोज करेंगे कि भाई ग्रेटेस्ट एंगल को हम लोग C कह लेते हैं, लिस्ट एंगल को A कह लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई C जो है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल। ये कैपिटल से लिखा है, स्मॉल सी नहीं है। जब भी एंगल को लिखते हैं तो हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल लेटर के द्वारा लिखते हैं, और कैपिटल A को हम लोग लिस्ट एंगल कह लेते हैं, लिस्ट एंगल। इसको हमने सपोज किया से। यहाँ पर ये गिवन है कि भाई ग्रेटेस्ट एंगल एक्सीड्स द लिस्ट एंगल बाय 90 डिग्री, तो बाय 90 डिग्री ये चीज़। ट्रायंगल है तो आपके पास तो एक यूनिवर्सल रिलेशन ये प्रेजेंट है ही, A प्लस B प्लस C डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब चलें हम लोग ABC AP में है, तो ज़रा इस रिलेशन को हम लोग यूज़ करें। ABC AP में है, इसका मतलब कि भाई हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 2B इज इक्वल टू A प्लस C, क्योंकि जो गिवन कंडीशन है उससे पहले कुछ कंक्लूजन लेंगे तभी जाके क्वेश्चन आगे मेरा मूव करेगा। देखिए तो साइन रूल को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये लिखा जाएगा 4R साइन B, क्योंकि B के जगह पर हम लोग 2R साइन B यूज़ करेंगे। A के जगह पर 2R साइन A, C के जगह पर 2R साइन C, तो ये 2R होल इंटू साइन A प्लस साइन C लिखा जाएगा। या R से R कैंसिल होगा, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये चलाएगा 2 साइन B डैट इज इक्वल टू, यहाँ साइन C प्लस साइन D अप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ A प्लस C बाई 2 इंटू कॉश ऑफ A माइनस C बाई 2 लिखा जाएगा। इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे फर्दर हम लोग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ B डैट इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2 की जगह पर पाई बाई 2 माइनस B बाई 2 लिखेंगे, तो साइन पाई बाई 2 माइनस B बाई 2 कॉस B बाई 2 होगा, तो ये लिखा जाएगा कॉश ऑफ B बाई 2 इंटू कॉश ऑफ A माइनस C बाई 2 लिखा जाएगा। साइन B बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन B बाई 2 इंटू कॉश ऑफ B बाई 2 डैट इज इक्वल टू कॉश ऑफ B बाई 2 इंटू कॉश ऑफ A माइनस C बाई 2। कॉस B बाई 2 से कॉस B बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अब चलेंगे हम लोग, तो 2 इंटू साइन ऑफ B बाई 2 डैट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है C प्लस A डैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, C इक्वल्स टू A प्लस 90 डिग्री, तो C माइनस A 90 डिग्री के बराबर होगा। तो भाई कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो इसको तो अंतर पढ़ना है नहीं। यहाँ पर इसको लिखेंगे 90 डिग्री बाई 2, तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ B बाई 2, तो यह हो गया कॉस ऑफ 45 डिग्री, तो यह B बाई 2 जो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2।
ये निकाल चुके हैं हम लोग। साइन बी बाई 2 निकल गया, तो यहाँ से साइन बी निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग कॉस बी निकाल लेते हैं। तो कॉस बी निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8, 2 4 जा 8, इट विल बी 3/4। तो कॉस भी निकल चुका। कॉस भी निकल गया तो यहाँ से साइन बी भी निकाल लेंगे। तो साइन बी जो होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 3/4 होल रेज़ टू द पावर 2। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7/4। तो साइन भी निकल चुका यहाँ से। तो यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस दोनों रिलेशन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं साइड में कि भाई C इक्वल्स टू A प्लस 90 डिग्री एंड A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लिया। क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता पड़नी है और इस पार्ट को एरेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंडीशन से लिखा हुआ था, जिस एक्सटेंट तक इसे यूज़ किया जाना था वो तो यूज कर चुके हैं। तो यहाँ से चले हम लोग साइन बी आपके पास जो आया दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। अब ये जो रिलेशन गिवन है कि भाई A प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड C इक्वल्स टू A प्लस 90 डिग्री। तो ज़रा हम लोग C की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो ये देखिए तो लिखा जाएगा A प्लस बी प्लस A प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको लिखेंगे 2A प्लस बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको लिखा जाएगा B इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2A। अब इस वैल्यू को हम यहाँ यूज़ कर लें तो साइन ए निकाल लेंगे। तो यूज़ कर रहे हैं तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2A दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ 2A दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। अब कॉस 2A का फॉर्मूला जो है साइन के फॉर्मेट में दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो वो अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ से C की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट किए, यहाँ से A और B में रिलेशन निकाला, B की वैल्यू A के टर्म्स में निकाला, फिर यह B की वैल्यू इस साइन B में पुट किया, यह रिलेशन आया cos 2A से। अब हम लोग साइन A निकालने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ A दैट इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। इसको फर्दर लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर A दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 8 लिखा जा सकता है। इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं, जरा 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 16। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 होल डिवाइडेड बाई 16। देखिए तो फिर यह 8 माइनस 2 इंटू रूट 7 देगा ना यह। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 होल रेज़ टू द पावर 2 और डिवाइडेड बाई 16। तो ये कितने के बराबर आया? तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 4, यह इतने के बराबर चला आया। तो साइन स्क्वायर A हम लोगों ने निकाला, यहाँ साइन ए निकाला है ना। ये पहले LCM लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर को हटाएंगे तभी तो स्क्वायर रूट यहाँ पर अपीयर होगा। तो भाई साइन ए की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। इस साइन ए की वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो यहीं पर साइन ए की वैल्यू भी लिख रहे हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 4, यह लिख लिया। अब हमारे पास
साइन ए निकल चुका, साइन बी निकल चुका, अब साइन सी निकालने तो मेरा काम हो जाएगा। तो साइन सी भी तो यहीं से निकल जाएगा ना। तो इस पार्ट को अब अरेंज कर दे रहे हैं, इसकी तो आवश्यकता है नहीं, है ना। अब देखिए इस पार्ट में ये दो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था। अब इसमें हम लोग ए की जगह पर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस सी, तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री, ए की जगह पर नहीं सी माइनस 90 डिग्री, है ना, सी माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से लिखेंगे तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस सी लिखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पर अपीयर होगा, इधर से ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाई 4। साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाई 4। कॉस सी है तो साइन सी हम लोग निकाल लेंगे, तो साइन सी जो होगा दैट विल बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ सी। अब रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग फर्दर लिख सकते हैं साइन ऑफ सी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 4 होल रेज टू द पावर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 माइनस 8 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 16। इसको लिखा जाएगा अंडर रूट 8 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 16। इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 और नीचे 4 स्क्वायर अंडर रूट। इसे लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए तो साइन सी भी निकल गया। तो इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं। अब चूँकि अब सारा निकल चुका है, सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। होपफुली ये सारा चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने साइन सी की भी वैल्यू निकाल ली डैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब आप ये जानते हैं कि ए इज़ टू बी इज़ टू सी जो है डैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज़ टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4 इज़ टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। यानी यह साइन ए इज़ टू साइन बी इज़ टू साइन सी के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले मैं वो लिख ही देता हूँ, साइन ए इज़ टू साइन बी इज़ टू साइन सी के बराबर होता है। तो यह हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाई 4, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। 4 4 4 थ्रू आउट कैंसिल होगा। इस तरीके का ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, तो चलिए डी ऑप्शन वहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 इज़ टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 1। तो हमारे पास यह ऑप्शन प्रेजेंट है। तो यह ऑप्शन जो आया है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1, या फाइनली मैं रिज़ल्ट लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 1। तो यह ऑप्शन प्रेजेंट है। यह ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो होपफुली ये सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। और चलिए अब एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। तो वह मैं लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन इन अ ट्रायंगल ABC the maximum value of cos A plus cos B plus cos of C equals to 3 by 2 and is possible only when A equals to B equals to C, and hence
the triangle will be equilateral. तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर फिर से देखने जा रहे हैं। जो पार्ट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात की गई है, तो इसे सबसे पहले हम लोग y सपोज कर लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू cos a प्लस cos b प्लस cos c। ट्रायंगल है तो भाई आपके पास तो ये कंडीशन तो है ही, a प्लस बी प्लस सी डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को डील करते हैं तो किसी एक एंगल को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट a इज कांस्टेंट, ए बी कांस्टेंट, a जो है सो कांस्टेंट है, इसका मतलब b और c वेरी कर रहे हैं। इसको फर्दर अब सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए, इसको लिख सकते हैं cos c प्लस cos d अप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा cos ऑफ b प्लस सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ b माइनस सी बाई टू। b प्लस सी बाई टू को हम लोग इस रिलेशन को यूज करते हुए ये लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस टू इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस a बाई टू इंटू कॉस ऑफ b माइनस सी बाई टू। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो कॉस ऑफ ए प्लस टू इंटू साइन ऑफ ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू। तो ये टर्म कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, साइन ए बाई टू कांस्टेंट। वाई मैक्सिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम होगा। तो फॉर वाई टू बी मैक्सिमम, वाई के मैक्सिमम होने के लिए मैक्सिमम कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू मैक्सिमम होना चाहिए और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब यह हो गया कि b माइनस सी बाई टू 0 के बराबर होगा, अर्थात b जो होगा वो c के बराबर होगा। तो a को कांस्टेंट मानते हुए b और c में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया। सिमिलरली if we treat b एज अ कांस्टेंट, अगर b को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो यहाँ से a और c में रिलेशन आएगा, तो देन a विल बी इक्वल टू c एंड by treating c एज अ कांस्टेंट, c को अगर कांस्टेंट की तरह अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो a और b में भी रिलेशन आएगा एंड दैट विल बी द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी। इट इज़ इक्वेशन 1, इट इज़ इक्वेशन 2, इट इज़ इक्वेशन 3। तो thus फ्रॉम 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c और a प्लस बी प्लस c 180 डिग्री। इसका मतलब कि भाई ये प्रत्येक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात ट्रायंगल जो होगा वो इक्विलैटरल होगा, इक्विलैटरल होगा। इसका मतलब y मैक्स अगर निकालते हैं तो भाई y तो मेरे पास यही था, y के मैक्सिमम होने के लिए a b c आपस में इक्वल होंगे और प्रत्येक 60 डिग्री के बराबर होगा। तो यह हो जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री प्लस cos ऑफ 60 डिग्री प्लस cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 हाफ, यह भी हाफ, यह भी हाफ, ये कितने के बराबर होगा? 3/2 के बराबर होगा। तो हम समझते हैं कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है वो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहीं पर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इस पार्ट को मैं अरेंज करता हूँ और कुछ और भी चीज़ मैं बता देता हूँ यहीं पर कि भाई यहाँ cos A प्लस cos B प्लस cos C का मैक्सिमम वैल्यू 3/2 आया। ठीक उसी तरीके से अगर sin A प्लस sin B प्लस sin C की बात होती तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3√3/2 होती। अगर tan A प्लस tan B प्लस tan C की बात की जाती
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3√3 होती। तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो होपफुली जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के टॉपिक को आपके सामने डिस्प्ले किया है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपको डिस्प्ले किया है। तो आशा है कि भाई आप लोगों को इस टॉपिक में किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।